नमस्ते। महाराष्ट्र की सियासत में बीते करीब करीब 3 महीनों से ज्यादा का एक समय ऐसा रहा जिसको लेकर के कई सारे कयास लगाए गए, कई सारी बातचीत शुरू हुई। 3 दिन का ये जो अंतिम जो 3 दिन थे, इसमें जो कुछ हुआ वो उन 3 महीनों की सियासत पर भारी पड़ गया। इस तरीके के कई सारे सवाल होंगे, अभी कई सारी बातें होंगी। क्या ये 3 महीने की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ और 3 दिन की कौन सी बात कर रहा हूँ, इन सब पर पूरी जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो सारी कहानी आपके सामने लाने का प्रयास होगा हम लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, धनंजय कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा समय लगाने से बेहतर कि हम लोग सीधे चलते हैं, धनंजय कुमार सर से बात करते हैं महाराष्ट्र की वर्तमान सियासत पर, उस सियासत पर जिसकी धुरी में रहे शरद पवार, और जिसको सबसे बड़ा, जब पटाक्षेप हुआ इस घटना का, तो सबसे बड़ा जो झटका माना जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथ ही बात होगी उस सियासी समीकरण की जो अब महाराष्ट्र में पैदा हुआ है। सर, जो कहानी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कहानी शुरू हुई कि भाजपा महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करना चाहती है एनसीपी के साथ, अजीत पवार उसका माध्यम बन रहे थे। फिर वो चीजें, वो निर्णय जो कल शाम तक हुआ, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? जरा एक बार पहले उसकी बात हो जाए, फिर आगे सवाल जवाब। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे इसी प्रोग्राम के तहत, तो हमने कहा था कि शरद पवार कहीं नहीं जाने वाले हैं, अजीत पवार कहीं नहीं जाने वाले हैं, और आपने देख लिया कि वही हुआ है। देखिए क्या होता है, राजनीति अभी जो है वो नैतिकता के साथ नहीं चल रही है। राजनीति अभी सत्ता के साथ चल रही है। सत्ता किसके पास है, और सत्ता येन केन प्रकारेण। पिछले 8-9 वर्षों में जो हम लोगों ने देखा है कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा रहा है और असंवैधानिक कृत्य भी किए जा रहे हैं। कई लोग इमरजेंसी का हवाला देते हैं, लेकिन इमरजेंसी के समय भी या कांग्रेस के समय में जो किया जाता था वो संविधान के तहत किया जाता था, चाहे वो 356 लगा करके किया जाए या इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन ये ऐसी सरकार है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, जो सरकार संविधान को भी छोड़ करके चलती है। और कैसे भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? ईडी, सीबीआई, पैसे, सारी चीजें इस्तेमाल की गई, और ये हुआ कि इनको खत्म कर देना है। इस तरह के भाव पहले राजनीति में नहीं होते थे कि विरोधी पार्टी है उसको हम खत्म कर देंगे। ये जो भाव आया है, तो हम सब जान रहे थे इस बात को कि शरद पवार की पार्टी में टूट आसान नहीं है। और आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पार्टियां दरअसल क्या होती है कि जो पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी है, जिसको एक व्यक्ति ने बनाया है और पूरी पार्टी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द है, उस पार्टी को तोड़ना और तोड़ करके विधायकों को ले जा सकते हैं, हो सकता है संभव, जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ, लेकिन उस पार्टी के वोटर को तोड़ना आसान काम नहीं। तो महाराष्ट्र में जो चल रहा था उसको शरद पवार ने उस कयास का, जब से देखिए, जब से शिवसेना की सरकार बनी है, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी मतलब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, बीजेपी को जब से जो है सत्ता से बाहर रखा गया महाराष्ट्र में, तब से ये कयास चल रहे थे, पता नहीं कौन टूटेगा, कांग्रेस टूटेगी कि एनसीपी टूटेगी, लेकिन फाइनली शिवसेना टूटी। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वोटर नहीं टूटे, और ये जो सोचा था इन लोगों ने कि शिवसेना तोड़ के हम खत्म कर देंगे शिवसेना को और एक छत्र राज्य हो जाएगा हिंदुत्ववादी पार्टी को लेकर के, वो संभव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर देखिए इन्होंने प्रयास किया कि चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आ रहा है जजमेंट आएगा, उसमें कयास लगाया जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये सरकार न रह पाए। वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तब बीजेपी की चाल थी कि हम अजीत पवार को तोड़ करके ले आएंगे, एनसीपी टूट आएगी और फिर सरकार हमारी बच जाएगी। लेकिन इस पूरा जो प्रकरण था या कहिए कि पूरा जो कयास था, उसको शरद पवार जी ने बाइंड अप कर दिया। अब उस पर चर्चा करके कोई मतलब नहीं रह गया, और इसको कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को मात मिली है। तो ये मौजूदा घटनाक्रम का हासिल है। जी, शरद पवार निश्चित तौर पर राजनीति में जो है वो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे भले ही अमित शाह के लिए जो भी बातें कही जाती हों कि अमित शाह इस तरीके की नीतियां बनाते हैं और ये सारी चीजें, इस बार इस घटना से ये तो साबित हो गया कि शरद पवार का जो कद है वो इन सब में कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन सर, जो राजनीति महाराष्ट्र की हो रही थी, जो जिसकी बातचीत हम लोग लगातार उठा रहे हैं, अगर जैसा डिस्क्वालिफिकेशन की बात आपने कही, मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि अगर फैसला आता है कि सिंधे गुट का जो पूरा विधायक है, जो 40 विधायक अभी जो उनके साथ हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं,
ऐसी परिस्थिति में क्या जो सरकार बनाने वाली कवायद है, जो एमबीए है, वो फिर से सरकार बनाने की कवायद में जाना पसंद करेगी, या बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि सरकार की बजाय सरकार बनाने के चुनाव में जाया जाए? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एमबीए के पास भी उस तरीके का बहुमत नहीं होगा, और मुझे लगता है कि अभी फायदा ये मिलेगा कि उनको चुनाव में जाना चाहिए। एक तो कर्नाटक में जो हो रहा है उसका असर महाराष्ट्र में वापस होगा। दूसरा, शिवसेना के साथ जो हुआ और उद्धव ठाकरे ने जो जिस तरह से 2.5 साल का शासन चलाया, वो बेहतरीन शासन माना जाता है महाराष्ट्र के लिए। और उद्धव ठाकरे के प्रति एक सहानुभूति वाला भाव है कि उद्धव के साथ ठीक नहीं हुआ। तो मैं अगर सलाह दूं या मुझे जो अनुमान लगाना है, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी समझदार नेता जो है वो कहेगा कि हमको जाना चाहिए चुनाव में, ताकि ये बीजेपी के पास जो 105 विधायक या 6 विधायक हैं, वो भी अगली बार जब चुनाव होगा तो नहीं बचेंगे। तो ये चुनाव में जाना बेहतर विकल्प होना चाहिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए। जी सर, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात हुई, तो इनका जो भविष्य है उस पर भी आखिर वो भी तो भविष्य दांव पर उनका भी तो लगा हुआ है। खुद शरद पवार इस तरीके के बयान दे चुके हैं, भले ही संजय राउत कह रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक है। जो उनकी आत्मकथा, जिस आत्मकथा के विमोचन पर शरद पवार ने इतनी बड़ी घोषणा की थी, उसी के साथ उसमें कई सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे को लेकर के हो, कांग्रेस को लेकर के हो। तो ये जो सवाल हैं और जो आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी का भविष्य कितना सुरक्षित देख रहे हैं आप? देखिए, सवाल जो है वो उठते रहते हैं, राजनीति उसी को कहते हैं। राजनीति में अगर सवाल ना उठे तो राजनीति नहीं है। और राजनीति में हमेशा जो है, चूंकि कई सारी समस्याओं से जूझना होता है। राजनीति में आते लोग क्यों हैं, राजनीति होती क्यों है? राजनीति होती ये इसलिए है कि पूरे समाज, पूरे देश को संभालना होता है, कई तोड़ जोड़ करने होते हैं, कई प्रगति के कई रास्ते निकालने होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले होते हैं, ढेर सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो राजनीति में तो सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल से जो राजनीतिक भागेगा वो राजनीति क्या करेगा? तो देखिए, क्योंकि देखिए, एक आदमी एक परिवार में ही रहता है, कोई मुखिया है, 5 लोगों का परिवार है, उसमें भी ढेर सारे सवाल एक दूसरे पे उठते रहते हैं। तो उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए भी सीमित जो है वो दायरा होता है। सीमित दायरा ये होता है कि आपको सत्ता में आना है। फाइनली राजनीतिज्ञ जो करते हैं, राजनीति करते हैं, वो सत्ता के लिए करते हैं। तो सत्ता में कैसे आए? तो सत्ता में आने के लिए या तो आपको बहुमत मिल जाए। तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है निकट भविष्य में जिसमें किसी एक विशेष पार्टी को बहुमत मिल जाए। एक बात, अब करना गठबंधन ही है। अब या पहले से गठबंधन चला रहा है लंबे समय से, शिवसेना और बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस एनसीपी एक तरफ। पहली बार ऐसा हुआ है जब शिवसेना टूट करके इधर आ गई कांग्रेस और एनसीपी के साथ, और बीजेपी अकेली खड़ी हो गई। तो वैसी परिस्थिति में गठबंधन तो अनिवार्य है। अब आप उनसे लड़कर के साथ रहिए या मित्रता के साथ साथ रहिए। और ये सवाल जो उठाते रहते हैं एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी पे, उसकी वजह मैं समझता हूं कि सबको अपने अपना सीट जो है बढ़ाना होता है। कि मुझे जो नेगोशिएशन होगा चुनाव के पहले सीटों को लेकर के, उस नेगोशिएशन में हम भारी हैं, क्योंकि सबके अपने अपने कार्यकर्ता हैं, सबके अपने अपने नेता हैं, सबके जगह सब सारी पार्टियों में असंतुष्ट हैं। सारी पार्टियों में है जिन्होंने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको टिकट मिलेगा यहाँ से। लेकिन जब गठबंधन होता है तो सबको तो सब जगह से टिकट मिलेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में ये जोर आजमाइश, या कहिए कि सवाल दर सवाल, जवाब, आरोप प्रत्यारोप, ये सब सहज हैं। ये सास बहू के झगड़ा से भी हल्का झगड़ा मान लीजिए इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली है कि आपको एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट आमतौर पर उसका एक आधार होता है कि एडजस्टमेंट किस आधार पर करेंगे, किसको कौन सी सीट दी जाएगी। तो उस पिछले चुनाव में किसको कितना वोट मिला, वो बड़ा एक महत्वपूर्ण आधार होता है। हर पार्टी का अलग अलग बेस वोट है। फिर किस हिस्से में कौन सी पार्टी ज्यादा ताकतवर है, समझिए मुंबई की बात आती है। तो मुंबई में शिवसेना ज्यादा ताकतवर है, तो मुंबई को ज्यादा सीट दी जाएगी। अब जहां बारामती टाइप जो तरफ का जो इलाका है, वो जो इलाका है वहां पे शरद पवार जी मजबूत है। विदर्भ का इलाका है वो कांग्रेस मजबूत है। तो इस तरह से वो सीटों का बंटवारा होता है। लेकिन उनके अपने जो आजमाइश होती है वही है। इसको बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता उसकी अहमियत है। चर्चा करते हैं नेता भी इसलिए कि आप न्यूज में तभी बना के रखेंगे, न्यूज में कैसे रहेंगे वो, और न्यूज में रहेंगे तो जनता के बीच रहेंगे। क्योंकि आज की तारीख में जनता के बीच में रहने का सबसे आसान माध्यम हो गया है न्यूज में बने रहना।
पहले नेता गांव जाते थे, लोग घूमते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। आज तो उस तरह की राजनीति करते नहीं है। आज वो न्यूज चैनल को मैनेज करते हैं, वो बिजनेसमैन को मैनेज करते हैं, उनकी लाइजनिंग करते हैं। यही राजनीति रह गई है। आम आदमी की कौन सुन रहा है? तो ये सवाल तो है सर। जो बात अभी कह रहे हैं कि जो झगड़े की बात हो रही है या आरोप की बात हो रही है, लेकिन जनता भी तो आखिर उन आरोपों को सुनती है। उद्धव ठाकरे के लिए खुद शरद पवार जैसे इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नेता ने कहा कि वो जो है वो राजनीतिक चतुराई उनके अंदर नहीं है। दूसरा, जो शिवसेना का वैचारिक आधार है वो कमजोर है। तीसरा आरोप उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर ये लगाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो केवल 2 बार मंत्रालय गए। और जिस जिस सरकार के लिए कहा जा रहा हो कि महाराष्ट्र की अब तक की सबसे अच्छी सरकार हो, उसमें मुख्यमंत्री ही जो है वो मंत्रालय नहीं जाते हैं। तो क्या शरद पवार के ये जो सवाल हैं, तो जनता इसको क्या जिस सकारात्मक रूप से लेगी, नकारात्मक रूप से लेगी? क्योंकि जनरली तो ये सवाल बड़े हैं अगर जनता के लिहाज से देखे जाए तो। देखिए, ये जो शरद पवार जी के सवाल हैं, ये कोई सवाल नए सवाल नहीं है। ये बार बार बीजेपी भी सवाल उठाती रही है कि उद्धव ठाकरे नहीं आते हैं मंत्रालय। अब उनका समय दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने, कोरोना आ गया, प्लस उनकी खुद की तबीयत सही नहीं थी। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, शरद पवार साहब ने ही जिद करके मुख्यमंत्री बन दिया। और मुख्यमंत्री बनाने की वजह ये थी कि शिवसेना के लोग एक साथ खड़े रहे। ये जो दुर्घटना हुई या जो घटना हुई शिवसेना के तोड़े जाने की, वो तो किसी ने कयास लगाया नहीं था। तो वैसी स्थिति में देखिए, उद्धव ठाकरे राजनीतिज्ञ नहीं है तोड़ जोड़ वाले शरद पवार जी की तरह या अमित शाह मोदी जी की तरह। ये बात तो बिल्कुल सही है, हर कोई कह रहा है। शरद पवार ये जो है अपने पिता की तरह, बाला साहब ठाकरे की तरह भी नहीं है। वो सब कुछ जानता है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में बेसिक अंतर यही है कि राज ठाकरे वो तोड़ जोड़ जानते हैं, वो राजनीति की जो उठापटक है वो समझते हैं, उसको साधना जानते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं जानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि नेहरू जो है वो संत थे, मैं संत नहीं हूं, मैं राजनीतिज्ञ हूं। गांधी के लिए भी कहीं यही कहा जाता था, गांधी राजनीतिज्ञ नहीं है। लेकिन आप फाइनली जानिए कि दुनिया में गांधी को सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है। जिस तरह के सत्ता परिवर्तन किया उन्होंने, दुनिया में कहीं नहीं हुआ उनके पहले, उनके बाद भी उस तरह सत्ता परिवर्तन कहीं नहीं हुआ। तो नेहरू ने जिस तरह की हिंदुस्तान की स्थापना की, वैसी स्थापना आज तक नहीं हुई। अब बात रही विरोधी पार्टियों को तोड़ने की, गलत धंधे अपनाने की, गलत तरीके से चीजों को हैंडल करने की, तो जाहिर है वो आते आते आता है। शरद पवार जो है जब आए थे सत्ता में, आते ही सारी चालाकी नहीं सीख गए थे। कोई नहीं सीखता है, समय लगता है सबको। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ सबसे पहला चैलेंज था कि जब बाला साहब ठाकरे थे और अध्यक्ष बनाने की बात आई, उन्होंने उद्धव को अध्यक्ष बनाया, तो कई लोग टूट के गए। राज ठाकरे अलग हो गए, नारायण राणे चले गए और लगा कि उद्धव ठाकरे नहीं चला पाएंगे पार्टी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी चलाई, सरकार बनाई। अब फिर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, अपनी पार्टी को संभाल के नहीं रख सके। तो पार्टियां तो टूटती रहती है। कांग्रेस में कितनी टूट फूट हुई है। बाला साहब के सामने पार्टी टूटी है। छगन भुजबल को, वही शरद पवार छगन भुजबल को ले गए थे, छगन भुजबल टूट करके गए थे और जो है शामिल हो गए थे एनसीपी में। तो ये टूट फूट राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति आज की तारीख में नैतिक आधार या किसी कहिए कि जनता के किसी विषय पे पार्टियां नहीं टूटती है। आज की तारीख में जो पार्टियां टूटती है, पहले भी बहुत ज्यादा पार्टियां टूटी, उनका आधार था सत्ता में हमारी भागीदारी। अब अभी जो हालात हैं कि उद्धव ठाकरे जो है क्या अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। ठीक है, विधायक चले गए, सांसद चले गए, लेकिन वोटर अभी भी उनके साथ खड़े हैं। और ये इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा होगी जब चुनाव होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो वहां क्या हुआ? वहां बीजेपी को सीट आई। और क्या बीजेपी अगर मजबूती महसूस करती शिवसेना के टूटने के बाद, तो क्या वो अजित पवार को पे डोरे डाल रही होती बीजेपी? क्या बीजेपी की ये चिंता होती कि महाराष्ट्र में कैसे सरकार बचाएं? क्या बीजेपी उत्साहित नहीं होती और बीएमसी चुनाव नहीं कराती? लेकिन अब देखिए, भविष्य को लेकर के हम बात जब करते हैं, तो आप जिस तरह से सोचते हैं आप तरह से बोल सकते हैं। आप अगर उद्धव ठाकरे की तरफ पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव तरीके से सोचेंगे। लेकिन ये बात सही है कि वो उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं है, चतुर जिसको कहते हैं, धूर्त किस्म के राजनीतिज्ञ नहीं है। लेकिन हमेशा जो है ना, धूर्त राजनीतिज्ञ ही आगे नहीं बढ़ता। मनमोहन सिंह जो है धूर्त व्यक्ति नहीं थे, तो राजनीति नहीं जानते थे। लेकिन 10 साल यहाँ के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्रियों में, अच्छे प्रधानमंत्रियों में उनकी चर्चा की जाती है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी धूर्त नेता नहीं मानता हूँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से सरकार चलाई, क्या अभी कोई सोच पा रहा है?
तो इसलिए वो है, ठीक है शरद पवार जो कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको अपनी उनकी तारीफ मानता हूँ उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की वो तारीफ कर रहे हैं कि धूर्त किस्म का राजनीतिक वो नहीं है, वो सीधे सीधे चाल चलता है। लेकिन शरद पवार जब साथ खड़े थे और शिवसेना टूटी तो उनके पास गृह मंत्रालय थे एनसीपी के पास, तो गृह मंत्री को क्या ये खबर नहीं थी कि पार्टी में इस तरह से टूट फूट करने की तैयारी चल रही है? तो उद्धव ठाकरे को बताया जाना चाहिए, गृह मंत्रालय बताता। गृह मंत्रालय तो एनसीपी के पास था कि भाई हमें रिपोर्ट मिल रही है, सीआईडी की रिपोर्ट तो होगी कि हमें रिपोर्ट मिल रही है कि आपकी पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है, क्यों नहीं किया? तो ये ठीक है, आरोप लगाइए, लेकिन मैं कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी जो है उसमें अभी कुछ मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि एक ऐसे भी कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी का एक महत्वपूर्ण घटक दल है कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ चुनावों के बनिस्बत मजबूत हुई। आप देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हुआ, उसका असर महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के पुराने नेता आ रहे हैं कांग्रेस में लौट करके। एक सवाल भी मैं इसके साथ जोड़ दूं, जो हम लोग आरोप की बात कर रहे हैं शरद पवार साहब ने, चूंकि अब हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्र के बाहर की भी बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकता की एक बड़ी बात हो रही है और शरद पवार उसके सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है। शरद पवार ने अपने उसी आत्मकथा की बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाए जाने से लेकर के और वर्तमान कांग्रेस की राजनीति की बात की है। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है खुद के राष्ट्रीय पार्टी होने का घमंड करती है और उसके चलते क्षेत्रीय दल हैं उनको वो महत्व नहीं देती है जो महत्व उनको मिलना चाहिए। उनका कुल मिलाकर इशारा ये था कि हालांकि उसका उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां बनी थी उसके हवाले से उन्होंने लिखा है, लेकिन अगर उसको मान लिया जाए तो क्या ये चीज जो है विपक्षी एकता में भी बाधक बनने की उम्मीद नहीं है इसके? फिर तो ये जरा थोड़ा सा और बड़े उस पर बात कर ले हम लोग। देखिए, मैं कहूं कि शरद पवार साहब ने जो किताब में जो उन्होंने बोला है किताब लिखने वालों के साथ, जिस पीढ़ी से आए हैं शरद पवार, वो राजनीति को जानते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है वो इतिहास भी अपनी नज़र से देखेगा। और शरद पवार भी ये कोशिश करते हैं कि जो इतिहास नज़र से देख रहा है उसमें उनकी छवि एक ऐसे पॉलिटिशियन के तौर पे रहे जो अब वो किसी पार्टी के पॉलिटिशियन के तौर पे बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत के राजनीतिज्ञ के तौर पे बात कर रहे हैं। शरद पवार की जो किताब है उसमें भारत के राजनीतिज्ञ के तौर पे है, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे नहीं है वो। तो जब भारत के राजनीतिज्ञ के तौर पे अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप जो है अच्छी बुरी दोनों चीज़ों की बात करेंगे। जब कोई समझिए कोई किताब लिखता है, आत्मकथात्मक किताब होती है, उसमें तो बुरे पक्ष भी, अपने बुरे पक्ष भी लिखे जाते हैं। गांधी की आत्मकथा पढ़िए, उन्होंने अपनी बुराई भी लिखी है। और अच्छी आत्मकथा वही कही जाती है जिसमें अपने कमजोर पक्ष को भी आदमी उद्धृत करता है। तो शरद पवार जो कह रहे हैं वो राजनीति का एक दस्तावेज बन रहा है, वो किताब दस्तावेज है। और ये देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जिसमें, अगर शरद पवार की ही बात करें तो जब शरद पवार यंग थे, पार्टी तोड़ करके, कांग्रेस को तोड़ करके अलग सरकार बनाई थी, तो उनको भी तो था, पार्टी तोड़ी ना उन्होंने, सत्ता के लिए पार्टी तोड़ी उन्होंने। नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र की जनता के लिए हमने पार्टी तोड़ी, सत्ता के लिए तोड़ी थी। तो वो तो राजनीति में, कांग्रेस में भी ये हुआ, कांग्रेस भी करती रही। राजनीति में जो होगा आप आएंगे, आप करेंगे। आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी किस लिए राजनीति में आई थी? उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम राजनीति को बदल देंगे। क्या बदले? अभी देखिए पंजाब में वो लड़की को, जो जर्नलिस्ट है, उसको उन्होंने उठवा लिया। क्यों उठवा लिया? आप भी तो वही कर रहे हो। तो राजनीति इस तरह से जो चल रही है, इसमें शरद पवार जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा एक उदाहरण के तौर पर दूं, जो देखिए व्यक्ति बोल क्या रहा है और व्यक्ति कर क्या रहा है, कथनी और करनी जिसको कहते हैं। तो करनी कुछ भी कर रहा है, करनी तो बोल रहे हैं मोदी जी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, क्या हम वो देख पा रहे हैं? सेम इधर आइए कि कांग्रेस अगर नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय दल रहे, मान लिया कि बड़ी पार्टी होने का घमंड है कांग्रेस को, अगर ऐसा लगता है, तो महाराष्ट्र में तो लंबे समय से एनसीपी कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब एक बात का हवाला दिया जा सकता है कि पिछले टर्म में, जब सेकेंड टर्म जब आई, इनकी सरकार बनी, तो एनसीपी के पास ज्यादा सीट थी, लेकिन मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के। इसका उदाहरण दिया जाता है। अब समझिए बिहार में नीतीश कुमार 2010 में तो बड़े भाई के तौर पे थे, लेकिन 2015 के बाद जो चुनाव हुए उसमें आरजेडी के साथ लड़े तब भी छोटे भाई थे, और बीजेपी के साथ लड़े तब भी छोटे भाई थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहे।
क्यों मुख्यमंत्री वही रहे? और मुख्यमंत्री वही रहे तो देखिए नीतीश कुमार जो है गृह मंत्रालय हमेशा अपने साथ रखा, लेकिन जब महाराष्ट्र में बात आती है तो मुख्यमंत्री भले हो जाता तो गृह मंत्री ये ले लेते हैं, वित्त मंत्रालय ये लेते हैं, तो जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो एनसीपी ने लिया अपने लिए। अच्छा, फिर आप जो है आप क्यों झुक जाते हो? मान लिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दबंग पार्टी है और अपना अहंकार दिखाती है, आप क्यों झुकते हो? आपको तो ऐसा तो है नहीं कि ईडी सीबीआई भेज करके शरद पवार जी को कहा कि नहीं आप नहीं हमारे साथ आओगे तो हम जो है आपको आप पे फंसा देंगे, ये तो कहा नहीं होगा शरद पवार जी को। और शरद पवार को कहने से क्या शरद पवार डर जाएंगे? अभी अमित शाह और मोदी जी की जो सरकार है उन लोगों ने तो कहा था ईडी आने वाली थी, शरद पवार बोले लो मैं ही आ जाता हूँ, और रुक गया सब खेल। तो शरद पवार जो कह रहे हैं, मुझे जो दिखाई पड़ रहा अभी पिछले क्या हुआ उस पर चर्चा ना करें, क्योंकि बिहार में ही देख लीजिए कि लालू प्रसाद जी की पार्टी के साथ कांग्रेस आज से नहीं, नीतीश कुमार से पहले से, और छोटे भाई के रोल में। पिछली बार भी हुआ कि कांग्रेस ने ज्यादा अपने लिए सीट मांग ली, तो भाई अपने लिए ज्यादा सीट तो हर कोई मांगेगा। जो एक विधायक जीत करके आता है वो भी कहता है कि मुझे 6 विधायक के लिए चुनाव टिकट चाहिए, तो ये रस्साकसी तो होगी। लेकिन राजनीति में ये बड़ा आसान, मतलब बड़ी सहज सी बात है। इसको राजनीति में सत्ता मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है पावर, ताकत। तो हर आदमी अपनी अपनी शक्ति ज्यादा हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस खेल करती है? क्या बीजेपी जिस तरह से अपने सबऑर्डिनेट पार्टियों को तोड़ती है, क्या कांग्रेस उस तरह के रोल में है? तो मुझे नहीं मालूम कि एनसीपी के किसी नेता को कांग्रेस ने तोड़ा कभी। बिहार में मैंने देखा कि आरजेडी के नेता को कभी नहीं तोड़ा। अब बात आती है कि समझिए वहां मध्य प्रदेश में मायावती की पार्टी के 4 विधायक टूट के चले गए, तो राजस्थान में 2 विधायक उसके टूट के चले गए। तो भाई ये तो होता है, इसको आप दबंग ही नहीं कह सकते उस तरीके। तो मुझे लगता है राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से आप जो है उसकी तुलना नहीं कर सकते। दोनों में चारित्रिक अंतर। एक मध्यमार्गी पार्टी अगर है तो ये नहीं कह रही कांग्रेस की सब खत्म हो जाए, और कांग्रेस के खिलाफ आज से थोड़े चल रहा है। अब 60s के दशक में जाइए, जब ये सब कोई नहीं थे, तब भी कांग्रेस जो है से लड़ने वाले लोग थे और जो है सरकारें बन रही थी। समाजवादी धड़ा वही तो वहीं से टूट के तो आया है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस अभी कर्नाटक में देख लीजिए, क्या जनता दल जो वहां है गौड़ा जी, देवेगौड़ा साहब की पार्टी है, उसको तोड़ने का कांग्रेस प्रयास कर रही है? नहीं कर रही है। कुछ नेता इधर से उधर होते रहते हैं, कांग्रेस के नेता एनसीपी में चले गए, एनसीपी के नेता कांग्रेस में चले गए, कभी कभी होता ही। उसको आप तोड़ना फोड़ना, अब समझिए नाना पटोले जो है अभी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के, वो बीजेपी से आए हैं, तो तोड़ के तो नहीं लाया उनको। अभी कैलाश जोशी के जो बेटे हैं मध्य प्रदेश में, जो नंबर 1 वहाँ के संघ के बड़े नेता रहे, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा आ गए कांग्रेस में, तो तोड़ के लाया ये तो नहीं कहा जा सकता है। या जगदीश शेट्टार जो है वहां से कर्नाटक से मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, वो टूट करके आ गए कांग्रेस में, तो वो कांग्रेस ने दबंगाई करके ला दी है तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और शरद पवार जी के बयान जो है कई दफा पत्रकारों को घुमाने के लिए भी होते हैं, पत्रकारों को न्यूज बनाने देने के लिए होते हैं कि भाई न्यूज बनाओ आप। जी चलते चलते सर अंतिम में एक सवाल, आप चूंकि महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक का सफर तय कर चुके हैं, बिहार की धरती पर पहुंच गए हैं, विपक्षी एकता को लेकर के एक बैठक बिहार में होने की बात चल रही थी, जिसमें यह था कि जो विपक्ष के सारे दल हैं वो बिहार में इकट्ठा होंगे, तो क्या वहां पर उसका कुछ माहौल दिख रहा है अभी? नहीं, अभी उसका तो माहौल नहीं। अभी तो देखिए, अभी जो ये हाई कोर्ट का इंतरिम आदेश आया है जनगणना को रोकने को लेकर के, अभी इसके लिए गहमागहमी चल रही है, तो सरकार की लानत मनानत की जा रही है। प्लस गिरिराज सिंह अपने तरीके से बीजेपी को लेकर के जो चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ये मुसलमानों के लिए फलाना है, वो कर रहे हैं, वो कर रहा है। लेकिन ये जो है देखिए, एक कांग्रेस पार्टी है जो बड़ी पार्टी है, और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जो बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या महाराष्ट्र के हैं या यहाँ पश्चिम बंगाल के हैं या झारखंड के हैं, जहाँ कहीं के भी, वो सारे दल कंफर्टेबल हैं बिहार में, इसलिए कि बिहार जो है नीतीश कुमार एक धुरी बनने का उनको कांग्रेस की तरफ से भी मिला हुआ है कि भैया आप लीड करो, आप करो। और नीतीश कुमार भी जिस तरह के व्यक्ति हैं कि अभी जिस तरह से ईडी सीबीआई का बीजेपी ने जोर लगाया, उसमें एक नीतीश कुमार ही है
जिनपे बीजेपी की केंद्रीय सरकार जो है, जो भारत सरकार है, वो दबाव नहीं बना पाई है, अब तक उनके नेताओं को घेर नहीं पाई है। लालू प्रसाद यादव जी को घेरने का प्रयास किया, तेजस्वी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके कहीं तोड़ फोड़ फूट फूट नहीं हुई और नीतीश कुमार की जो ताकत है वो वैसे ही दिखती रही। और कांग्रेस ने जब कहा, दोबारा जब उनकी बात हुई और फिर वो मिले केजरीवाल से, फिर वो मिले अखिलेश से, फिर वो मिले ममता बनर्जी से, माहौल बना और लगा कि नीतीश के साथ सब आने को तैयार है। तो नीतीश के साथ आने के तैयार होने का मतलब क्या होता है कि विपक्षी दलों में जो एक रीजनल पार्टियों में जो भय रहा कि कांग्रेस पार्टी शायद निपटा दे या कांग्रेस पार्टी के साथ सहज नहीं है, वो सहजता क्रिएट कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार चूंकि बिहार में है और बिहार में बाकी क्षेत्रीय दल भी सोच रहे हैं कि अगर वहां किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अगर होता है तो हो जाएगा कि कांग्रेस लीड कर रही है। तो विपक्षी दल चाहते हैं ऐसा प्रभाव ना बने कि कांग्रेस बड़े भाई के तौर पे है, कांग्रेस लीड कर रही है। कल को वो जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश को नुकसान हो सकता है कि ममता बनर्जी को, चूंकि ममता बनर्जी को वहाँ फाइनली लड़ना है कांग्रेस से, यहाँ भी लड़ाई कांग्रेस से भी है, उत्तर प्रदेश में भी आमने सामने जब खड़े हो जाएंगे, 3-4 लोग खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसका असर है कि बिहार में, ममता बनर्जी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने ये बात उठाई है, तो बिहार में ये बात हो सकती है। और बिहार में इसलिए भी होनी चाहिए कि बिहार जो है समाजवादी राजनीति की या कहिए सामाजिक न्याय की राजनीति जो है, क्योंकि कांग्रेस ने देखिए सामाजिक न्याय की बात कही है। कांग्रेस ने अपने जो छत्तीसगढ़ में उनका सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सामाजिक न्याय को बड़ा प्रमुख कहा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में भी इस बात की चर्चा की कि राष्ट्रीय जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का कैप हटना चाहिए। तो उससे क्या संदेश जाता है, उससे जाता है कि सामाजिक न्याय जो है 2024 के चुनाव में या 2024 के बाद अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की सरकार बनती है, जिसमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, चक्री चंद्रशेखर राव ये सब शामिल हैं, तब सरकार जो बनेगी वो सामाजिक न्याय को सबसे आगे रखेगी। अब जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश जो है उसकी धुरी है। आप देख लीजिए कि लोहिया की बात करिए या लोहिया के बाद जो आए जेपी की बात कीजिए, जेपी के बाद जेपी के बाद क्या, जेपी के पहले भी जो है जो रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में और बिहार में जगदेव बाबू थे, कर्पूरी ठाकुर थे, इन सब लोगों का जो हुआ था उसमें तो वही था, सामाजिक न्याय बड़ा महत्वपूर्ण था। फिर जेपी का जो आंदोलन हुआ वो तो ठीक है इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ, लेकिन समाजवादी उसमें मजबूती से इकट्ठा हुए। तो समाजवादियों का जो है इलाका वो यही हिंदी पट्टी है, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर समझिए अखिलेश यादव की सरकार होती तो संभव था कि उत्तर प्रदेश में वो मीटिंग हो रही होती लखनऊ में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार सबसे अग्रणी है या कहिए अनुभवी नेता है या कहिए कि उनकी चालों के साथ निपटने में सबसे सक्षम नेता है नीतीश कुमार। तो इसलिए यहाँ पे होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ किसी को दिक्कत नहीं पेश आ रही है, नवीन पटनायक भी आ जाएंगे उठ करके। लेकिन वो बात क्या अखिलेश यादव के साथ संभव है, क्या वो बात केजरीवाल के साथ संभव है, क्या वो बात ममता बनर्जी के साथ संभव है? और अगर संभव है तो क्या यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो यहाँ वहां से मैसेज जा पाएगा क्या? देखिए बिहार में पिछले 33 वर्षों से पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ा राजनीति बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। कांग्रेस भी पिछड़ों को अपने साथ लेकर के चल रही है और कह रहे हैं सबकी पिछड़ा जिधर खड़ा है उधर राजनीति सत्ता पे पहुंच जाती है। तो नीतीश कुमार पिछड़े राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। भले मोदी जी कहें कि मैं भी पिछड़ा हूं, लेकिन मोदी जी पिछड़ा राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी पिछड़े की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी हिंदूवाद की राजनीति करती है। अब जब पिछड़े की राजनीति करने की बात आएगी तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आएगा, क्योंकि बिहार में पिछले 17 सालों में जो हुआ है उसमें पिछड़ों की जो तरक्की हुई है वो देखने वाली तरक्की। देखिए जैसे जैसे जो है पढ़ते गए लोग ज्यादातर अगड़े जो है शहरों की तरफ शिफ्ट करते गए। मैं अपने गांव में देखता हूँ, जो उस समय बड़े लोग माने जाते थे, समृद्ध लोग माने जाते थे, उनके बच्चे आज यहाँ नहीं रहते। उनके घर की हालत, मेरे घर की हालत में देख लीजिए आप, उनके घर की हालत बड़ी खराब है, टूटी फूटी अवस्था उनका घर है, क्योंकि कोई रहता नहीं है। तो जो यहाँ रह गए वही लोग हैं जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। अगर समझिए सवर्ण में भी जो लोग छूट गए हैं वो गरीबी की हालत, वो पिछड़े ही एक तरह समझ लीजिए। अगर इसलिए अगर अगड़ों के लिए भी आरक्षण की बात की जाती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं दिखाई पड़ती है। 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को इसलिए दिया गया था कि अगड़ों में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हो गए। मैं अपने गाँव में देखता हूँ,
ब्राह्मण जो है वो नहीं पढ़ा लिखा उनका लड़का है, दारू पी करके इधर उधर घूमता रहता है, 4 बेटे में से एक बेटा कंडक्टरी कर रहा है, एक पान लगा रहा है। बॉम्बे में हम देखते थे ढेर सारे दुबे जी, सिंह, दुबे जी, मिश्रा जी, पांडे जी, ये सब जी पान की दुकान चला रहे हैं, दूध के धंधा कर रहे हैं, वॉचमैनशिप कर रहे हैं, ये अगड़ों में भी है। लेकिन जो जातिगत जो चीजें हैं वो अलग है, और जो आर्थिक है जो अलग है। तो ये जो जातीय जनगणना जब हो रही है, जैसे देखिए जातीय जनगणना जब यहाँ बिहार में शुरू हुई, तो मैं तो मुंबई में था, लेकिन मुझे यहाँ से फोन गया, तो मुझे फोन पे उसने जो है मेरी पूरी डिटेल ली हमारे परिवार की, मैं क्या करता हूँ, कितनी पढ़ाई की है, कितनी हमारी सैलरी है, हमारी पत्नी क्या करती है, वो कितना पढ़ी है, उसकी कितनी सैलरी है, हमारा बेटा क्या करता है, वो कहाँ पढ़ता है, हमारे भाई, तो सारी जानकारी इसमें। जाति तो एक एक लाइन में, कौन जात है आप, या वो तो जो गणना करने आते हैं वो जानते हैं मैं किस जात का हूँ, वो पूछा भी नहीं उन्होंने मुझसे, उन्होंने सीधा पूछा कि भैया आप जो है क्या करते हैं, क्या लिखूं आपके धंधे में, बिजनेस में। तो ये जो जातीय जनगणना कम है इसको कहिए, और ये जनगणना जो है डेटा इकट्ठा करना, कि डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उस आधार पर नीतियां बनेगी। हम सब जानते हैं कि नीतियां जो बनती है उसमें डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे वो राशन कार्ड देने की बात हो, या आयुष्मान भारत की बात हो, या किसी इंदिरा ये प्रधानमंत्री आवास की बात हो, किसी की भी बात हो, वो सारा डेटा पे ही होता है। अब जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो ज्यादातर उसमें गांव के लोग हैं जो छूट गए हैं, उनकी तरक्की कैसे की जाए। बिहार में देखिए, बिहार में क्या हुआ है, बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब है, हम सब बोलते रहते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा की स्थिति थी कि क्या यहाँ के गरीब लोग या जो पिछड़े हैं वो स्कूल जाने वाली कंडीशन में हैं, तो स्कूल जाने वाली पोजीशन में वो नहीं थे। पिछले 17 वर्षों में लगभग 100% के करीब जो है बच्चे स्कूल जाने लगे, 98-99% बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज की तारीख में। तो ये जब स्कूल जाने लगे हैं तो बदलाव तो आया है। लड़कियां जिस तरह से निकल के आई हैं, आज बिहार में उस तरह के अपराध नहीं होते। अभी मध्य प्रदेश में देखिए, एक दिन पहले जो है 5 लोगों का मर्डर हो गया। बिहार में इस तरह की घटनाएं अभी उस तरह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि भूमि सुधार पे भी बड़ा काम कर रहे हैं कि भैया आप जो है सब जमीन का ऑनलाइन हो रहा है। उन्होंने चिन्हित किया है कि जमीन के झगड़े हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे ज्यादा है, तो बिहार में वो किया जा रहा है। तो जो बिहार में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उसमें वो राजनीति जो है सामाजिक न्याय का राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जातिवादी राजनीति नहीं की है, नीतीश कुमार ने सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति की है। यही वजह है कि बिहार की जितनी पार्टियां हैं अभी जो है बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी उनकी जय जयकार करने लगती है, अभी आरजेडी के साथ आते हैं तो आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी सब जय जयकार करने लगते हैं। तो बताइए नीतीश कुमार का विरोधी कौन है फिर यहाँ पे, क्यों विरोध नहीं कर पा रहे हैं आप? आप विरोध तब करते हैं जब आपसे हट करके नीतीश कुमार दूसरी जगह बैठ जाते हैं। जैसे ही आपके पास आते हैं आप तारीफ करने लगते हो। अभी तेजस्वी यादव देखिए क्या कह रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे जब बीजेपी के पास चले गए थे उनसे टूट करके, तो क्या कह रहे थे, पलटू चाचा है। अभी पलटू चाचा बोलते हैं, वो नहीं बोलते। तो ये सामाजिक न्याय जो है मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू बनने जा रहा है आने वाले चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी, इसलिए बिहार महत्वपूर्ण धुरी है। जी, बिहार पहले भी आंदोलन की धरती है, बदलाव तमाम वहां से हुए हैं और फिर देखा जा रहा है कि बिहार बदलाव के लिए फिर से एक बार बिहार की तरफ लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।